बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद सीनियर रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम इन्वेस्ट कैपिटल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और तज्जिया कर रहे थे इस बात का कि अगर पाकिस्तान इस वक्त 10 डेज के ऑयल रिजर्व्स रखता है तो उसके पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, कितना प्रेशर कम हो सकता है रिजर्व्स पे से और रिस्क फैक्टर कितना बढ़ जाता है। क्योंकि डिमांड थोड़ी बहुत स्लो तो हुई है बट अभी भी हमारी एनर्जी के अंदर ऑयल का जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है? क्या अगले 5-6 सालों तक भी ऑयल हमारी एनर्जी मिक्स के अंदर सबसे बड़ा किरदार अदा करता रहेगा, या पाकिस्तान में जो और इतने सारे सोर्सेज मौजूद हैं उनको पाकिस्तान में डेवलप किया जाएगा ताकि हमारी ऑयल डिपेंडेंसी कम हो? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड जनाब आरिफ अलाउद्दीन साहब। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CNBC पाकिस्तान। सर, अभी जो मसला मैंने डिस्कस किया कि हुकूमत को अब ये चीज़ करना पड़ रही है कि शायद 21 दिन की बजाय 10 दिन के ऑयल जो है हुकूमत शायद उसके स्टॉक्स रखे। आप चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बोर्ड के, क्या प्लान कर रहे हैं अगले 4-5 सालों में? क्या पाकिस्तान की जो एनर्जी मिक्स है उसमें ऑयल का जितना अभी परसेंटेज है, क्या अगले 4-5 सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसका परसेंटेज कम हो जाएगा? अगले 4-5 सालों में हमारी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और जो इंक्रीजिंग डिमांड होगी उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जो है वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज से, चाहे वो कोल हो या ऑल्टरनेट रिसोर्सेज हों, उससे मीट करे। बहुत ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के अंदर हमारा बायो डीजल और बायो ऑल्टरनेट फ्यूल्स भी आएंगे और ऑल्टरनेट एनर्जी भी आएगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो मिक्स एडिशनल हम ऐड कर रहे होंगे उसमें ज़्यादा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी होगा और कम हमारा ऑयल के ऊपर होगा। ओके, पिछले 2003 से सिंस इदारा बना है तो अब तक हमने कितनी डेवलपमेंट्स कर ली हैं? जिस रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात कर रहे हैं कि अगले 4-5 सालों में शायद एनर्जी मिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन हो, पिछले 5 सालों में हमने कितनी डेवलपमेंट की है? पिछले 5 सालों में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस विंड के ऊपर रहा है और मैं समझता हूँ थोड़ी सी गलती रही है, क्योंकि ऑल्टरनेट एनर्जी सिर्फ विंड नहीं है। ऑल्टरनेट एनर्जी को अगर हम देखें तो ये हाइड्रो भी है, स्मॉल हाइड्रो भी है, ये वेस्ट टू एनर्जी भी है, ये सोलर भी है, ये विंड भी है और विंड में भी ना सिर्फ ऑन ग्रिड है बल्कि ऑफ ग्रिड भी है। और ये जो ऑन ग्रिड विंड है मेरा ख्याल में सबसे मुश्किल काम होता है और इसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, एक एवोल्यूशन होता है जिसमें टाइम लगता है। और मेरा ख्याल में किसी हद तक हमारे ऊपर जो क्रिटिसिज्म था ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर वो नाजायज़ भी था, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन कि फौरन ही बीटी लग जाती थी। मैं समझता हूँ ये इस साल पहले 50 मेगावाट का प्लांट काम करना शुरू हो जाएगा और आने वाले सालों में मैं समझता हूँ कि अगले 7-8 साल में कम से कम 1000 मेगावाट हमको बीटी से विंड से मिल जाएगा। अच्छा, इस वक्त आपने मुझे बताया पिछले 5 सालों में क्या हुआ, अगले 5 सालों में क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं ऑयल के अलावा जिनके ज़रिए पाकिस्तान एनर्जी बना सकता है, सबसे ज़्यादा वायबल क्या नज़र आ रहा है आपको? किसके ऊपर इस वक्त बोर्ड सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि इसका पोटेंशियल और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सबसे ज़्यादा आसान होगी? क्या वो पानी है, क्या वो गैस है, या क्या वो और ज़राए हैं? हम दो चीज़ें याद रखिए। पहली बात तो ये कि ऑल्टरनेट एनर्जी थोड़ा सा फ़र्क किस्म की एनर्जी है। इसमें हम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? जो ग्रिड के ऊपर है, आपको मालूम है कि EST वगैरह में 30-35 कोई भी नंबर ले लें, उतने तो सिर्फ ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। जो बिजली आप बना के ग्रिड पे डालते हैं फौरन ही उतने % तो आप समझते हैं कि उसका लॉस हो जाता है। ठीक है। हम समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक पॉइंट पे आती है तो एक तो वो लॉसेस कम करें, चाहे उसको कंजर्वेशन कहें, चाहे उसको एफिशिएंसी कहें, चाहे उसको रिन्यूएबल एनर्जी का वो नाम दें, तो सर्विसेज जो है एट द पॉइंट ऑफ यूज कितनी आ रही हैं। दूसरी बात, हम ये नहीं समझते कि एक किसी किस्म की ऑल्टरनेट एनर्जी आपको सारा सोल्यूशन दे देगी। हम समझते हैं इस वक्त सबसे सस्ती जो पड़ेगी आपको वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्शन पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं होगी। लेकिन अगले 5-7 सालों में हम समझते हैं 200 से 300 मेगावाट तक हम वेस्ट से निकाल लेंगे एनर्जी में। इसी तरह सेकंड नंबर पे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हम समझते हैं सबसे सस्ती आपकी आएगी हाइड्रो एनर्जी, स्मॉल हाइड्रोस की बात कर रहा हूँ। और हाइड्रोस एनर्जीज की भी जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, 2 से 3 से 4 साल लग जाते हैं इसको ऑनलाइन आने में। हमने जो 2015 तक का अपना टारगेट रखा है उसके अंदर हम समझते हैं 400 मेगावाट हम स्मॉल हाइड्रो से लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी मिक्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 2030 तक गालिबन आपको कहा गया कि 5% एनर्जी मिक्स के अंदर जो है वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का पार्ट होना चाहिए।
5% जो 2030 तक का नंबर था, उन्होंने 9,700 मेगावाट का रखा था। अच्छा। हम समझते हैं अगर हम ये पूरा मिक्स देखें, जिसके अंदर हाइड्रो, जिसके अंदर वेस्ट टू एनर्जी, जिसके अंदर को जनरेशन, जिसके अंदर विंड और सोलर आएगा, तो हम इंशाल्लाह 2015 में ये बीट करेंगे। 2030 का टारगेट 2015 में मीट करेंगे, ये प्लान है। ओके, लेकिन इट इज नॉट ओनली विंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और उसमें मेजर जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? जो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर विल बी विंड, बोथ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड। अच्छा, उसके लिए क्या अब तक प्लान्स क्या बन चुके हैं? इसके लिए पिछले हफ्ते ही प्राइम मिनिस्टर ने हमें अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, जो हम साइन करने के काबिल हो गए हैं। EPA होता है, एनर्जी परचेज एग्रीमेंट, वो फाइनल हो गया है। सही है। इसके साथ ही हम समझते हैं कि 2 या 3 इस वक्त इतने लोग तैयार बैठे हुए हैं कि बहुत जल्दी वो रेट्स अपने फाइनलाइज कर लेंगे। मैं अगले मार्च तक मैं समझता हूँ कि 2 या 3 ऐसे जो लीडिंग हमारे विंड टर्बाइन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगा, और एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर कोई 200 मेगावाट की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अरे साहब, एक सवाल थोड़ा सा शायद हमारी गुफ्तगू से अलग हो जाएगा, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी की या एटलीस्ट एनर्जी की, कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है कि वो आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ये देखता है कि इस वक्त इतना बड़ा सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है जिसकी वजह से इनको पैसे नहीं मिल रहे, हब पावर कंपनी, कैपको, जो हालांकि जिनके पास गवर्नमेंट गारंटीज मौजूद हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या आपको लगता है कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की इस सेक्टर के अंदर, तो कैन वी एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट के इस तरह का जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि हुकूमत सब्सिडी दिया करती थी, फिर उसके थ्रू पैसा जो है वो इनको मिला करता था, तो अब ये जो सर्कुलर डेट खराब है, परसेप्शन कितना खराब हुआ है? इसमें कुछ इन्वेस्टर्स का तो खराब हुआ होगा, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो है उसके अंदर ऐसे बिल्ट इन मैकेनिज्म्स हैं जो सर्कुलर डेट को बाईपास भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर नेट मीटरिंग है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको एक टर्म है व्हीलिंग। अगर आप एक जगह जनरेट करते हैं तो आपको इस चीज़ का इख्तियार है कि आप दूसरी जगह वही इलेक्ट्रिसिटी ले लें और जिसको मर्जी बेचें। ठीक है। तो वो जो अगर आप समझते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ गलतफहमियों और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी है, कि अगर आप समझते हैं कि आपको वापडा या NTDC या KESC जो भी आपका परचेजर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो परचेज नहीं दे कर रहा, तो अंडर द पॉलिसी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी आप एनर्जी जो है खुद एक पॉइंट पे डाल के उनकी ग्रिड से लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके आप बेच सकते हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC पाकिस्तान तशरीफ लाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड जनाब आरिफ अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने ये बात कही कि 2030 का जो 5% का टारगेट था कि एनर्जी के अंदर 5% मिक्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का होना चाहिए। आरिफ साहब बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस टारगेट को हम इंशाल्लाह 2015 में पूरा कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज शो। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा CNBC पाकिस्तान।